बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे जॉन लूक, जिसकी पैदाइश थी 1632, 1632 में वो पैदा हुआ। ये भी इंग्लिश फिलोसफर, ठीक है। तो इस पे इन्फ्लुएंस किस किस का था वो आपने देखा है। 1632 में पैदाइश है, तो इंग्लिश सिविल वार जो हुई थी 1640s में, वो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 का, वो उसके बाद हॉब्स का, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है दोनों का, उसका इन्फ्लुएंस भी था। और इनका अपनी पर्सनल सोच का, जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है अपने मुल्क की जो पॉलिटिकल सिस्टम, उसका, ठीक है। इसकी वजह से हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो मेन जो बुक्स हम देखते हैं, 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, लेटर कंसर्निंग द एजुकेशन, लेटर कंसर्निंग द टॉलरेंस, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेटर कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। और जॉन लूक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ पॉलिटिक्स हमने पढ़ा था मैकियावेली को, फादर ऑफ एथिज्म होब्स को, और फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लूक को, ठीक है। तो जॉन लूक के हम जो आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, एक वही हो गया स्टेट ऑफ नेचर जो हम सबका करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ गया रिबिलियन थ्योरी है, उसके बाद लेबर थ्योरी है, ठीक है। और उसके बाद के लिबरलिज्म जो आ जाती है, लिबरलिस्ट इकॉनमी, उसमें आ जाएगी। कलेक्टिव प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, और इसके साथ जो मेन सबसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन चीज़ों में हम डिस्कस करेंगे जॉन लूक को। जॉन लूक की थ्योरी कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुई है, किस किस मुल्क में, किस किस सूरत में अप्लाई हुई है, वो हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म से पहले, ठीक है। ये हमारे आज का लेक्चर का ओवरव्यू है। ये मेन पॉइंट्स जो हैं ये हाँ, रिबिलियन थ्योरी आप लिख लें, स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट, लेबर थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कलेक्टिव प्रॉपर्टी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कलेक्टिव प्रॉपर्टी, ये साथ में हाँ, 5 ये इतनी डिस्कस करेंगे। मजीद अगर बातें आएंगी वो इन्हें पॉइंट्स में से आएंगी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर से हम शुरू करते हैं। कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में, जैसा कि हॉब्स कहता है कि इंसान सारे करप्ट होते हैं, बेसिक ह्यूमन नेचर वो सेल्फिश है, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन नेचर है वो बिल्कुल रह रहा होता है स्टेट ऑफ नेचर में, वो मुकम्मल आज़ादी के साथ रहता है, ठीक है। जो जैसे जैसे स्टेट ऑफ नेचर से दूसरे में अपने सोशल इंटरेक्शन में आता है, ठीक है, तो उसको अपनी जो है उसकी लिबर्टीज़ होती हैं, जो उसके ड्यूटीज़ होती हैं, उन राइट्स होते हैं, उन पर लिमिट लग जाती है, ठीक है, दूसरे लोगों की वजह से भी। तो लिमिट ये नेचुरल। उसके बाद जो होता है, कहता है कि इंसान जो है वो इक्वल पैदा हुए हैं, ठीक है। इक्वल अगर आप देखें, कहता है 2 सेंसेस हैं। एक आप नेचुरल राइट्स इक्वलिटी के, उसमें आप इक्वल देख सकते हैं कि सबकी फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है, और किसी का माइंड लेवल, सोचने की सलाहियत डिफरेंट होती है। लेकिन इक्वलिटी जो है ना, वो आप अपनी स्टेट में आपके जो राइट्स हैं ना, उनमें आप सबकी इक्वलिटी होती है, ठीक है। तो वो कोई जिसकी फिजिक कम हो या बहुत ज़्यादा स्टर्डी किस्म का बंदा हो, तो उनके राइट्स सेम होंगे, ठीक है। गोरा होगा, काला होगा, उसके राइट जो है सबके सेम होंगे, ठीक है। तो कहता है स्टेट ऑफ नेचर से, अब इस तरह इससे हम जाएंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। कहता है स्टेट ऑफ नेचर से जो एक दूसरे जब इंसान सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो स्टेट ऑफ वार की हो जाती है, ठीक है, जब वो सोसाइटी फिर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो जब स्टेट ऑफ वार को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है, जो होब्स ने दिया था, वो क्या था कि एब्सोल्यूट आपने सरेंडर कर देना होता है, जो सोवरेन में होता है उसको। तो कहते हैं एब्सोल्यूट सरेंडर नहीं होता, कुछ अपने राइट्स आप दे देते हो स्टेट को, बाकी जो मेजोरिटी राइट्स हैं वो आपके ही रहते हैं, ठीक है। उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कह देते हैं, जो आपको गवर्नमेंट दे रही होती है। तो पूरा स्ट्रक्चर दिया है। कहता है कि लोग जो होते हैं स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं, ठीक है, वहाँ से कंसेंट आती है,
तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जब हो गया आपस में कि ये चीज़ें करेंगे, सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो एक कॉमन सोसाइटी या पॉलिटिकल सोसाइटी वजूद में आती है, ठीक है। जब वो पॉलिटिकल सोसाइटी वजूद में आती है तो वो अपना एक डिसीजन लेती है जिसकी वजह से एक मेजोरिटी बनती है, ठीक है। वो मेजोरिटी आके गवर्नमेंट बनाती है। वो गवर्नमेंट का काम क्या है? वो गवर्नमेंट का काम है लेजिस्लेशन। वो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगी वो डेमोक्रेटिक होंगे सारे, ठीक है। स्टेप आपने देखे हैं कि पहला था स्टेट ऑफ नेचर, उससे कंसेंट आती है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, तो पॉलिटिकल कम्युनिटी वजूद में आती है। वो पॉलिटिकल कम्युनिटी अपना वोट देती है या कोई राइट्स अपने जो भी अपनी ओपिनियन देती है, उससे मेजोरिटी की गवर्नमेंट एक आएगी, ठीक है। वो लेजिस्लेशन करेगी, लेजिस्लेशन से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू होगा और इम्पार्शियल जजेस जो हैं उनको जो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। कहता है स्टेट ऑफ नेचर जो है ना, उसमें जज कोई भी इम्पार्शियल नहीं हो सकता, सारे पार्शियल होंगे, अपने मुताबिक डिसीजन ले रहे होंगे। जब एक लॉ होगा, ठीक है, तो लॉ के मुताबिक हर बंदा सिर्फ फैसला दे सकेगा। आज के हमारे पाकिस्तानी कानून के मुताबिक क्या कहते हैं जज, ठीक है, जज कहते हैं कि हमने इंसाफ जो है ना वो अल्लाह ने देना है, हमने कानून के मुताबिक फैसला देना है। कानून क्या कहता है उसके मुताबिक फैसला क्या बनता है। हम अपनी जजमेंट पे इंसाफ नहीं दे सकते, वो इंसाफ जो वो अल्लाह देगा, हमने कानून के मुताबिक फैसला देना है। इसलिए वो कहता है लॉ एंड ऑर्डर जब एक लॉ बना होगा, उस लॉ के मुताबिक कोई भी फैसला करेगा ना वो इम्पार्शियल होगा, क्योंकि वो लॉ है उसके मुताबिक। एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है, उसको 500 रुपये का फाइन माना है, एक लॉ बन गया। अब जो भी उस तरह से गुजरेगा जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उनको 500 का फाइन होगा। कोई भी बंदा खड़ा होगा, कोई भी बॉर्डर, ये नहीं है कि इसको 500 का कर दो, अगला आया उसको 600 का कर दो, ये थोड़ा सा गरीब है इसको 200 का कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक तो होता है सबका आपस में, ठीक है, जैसा कि होब्स ने कहा था, सब मिल के लेविथान बनाते हैं। एक तो उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपस में। दूसरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का आवाम के साथ, ठीक है, कि आपके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, सेल्फ प्रिजर्वेशन होगी, आपकी लिबर्टी है उसको हार्म नहीं पहुंचेगा, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं उनको हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कहते हैं हम बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो होब्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो यूनिलेटरल था। इसका कंपैरिजन आगे हम तीनों का आगे लिखेंगे, इसमें ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो जॉन लूक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आ गया थोड़ा बहुत समझ में, ठीक है। और बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी और एंड गवर्नमेंट का, और इस तरह के जो पॉइंट है ना सबसे पहले इसी ने सही तरह उठाए हैं, लेजिस्लेशन करनी और इस तरह के। जी सर जी, हॉब्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मतलब उसने कहा है कि ह्यूमन नेचर की अगर हम बात करें तो वो करप्ट है, ग्रेडी करप्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में आगे वो कहते हैं कि वार ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, और उसके बाद वो कहता है कि इस वार अगेंस्ट एवरीवन को हम ओवरकम करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को तश्कील दे देता है जिससे एक सेफ्टी आ गई। अगर हम लॉ की देखें तो इसका मतलब है कि इसने भी कहा है पैसिफाई है, मतलब अमन पसंद है ह्यूमन नेचर, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में एज सोसाइटी इवॉल्व्स इट बिकम्स करप्ट, डेफिनेटली, ठीक है। और फिर इस करप्शन को ओवरकम करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस सोसाइटी में कायम करने के लिए वो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत क्या होगी, किस तरह होगी, स्टेप बाय स्टेप उसने अपनी थ्योरी में इस तरह एक्सप्लेन किया जिस तरह ये पॉइंट्स ठीक हैं जो मैंने बताए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक, ठीक है। आना अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ है। बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ क्यों आ रहे हैं? आपने सिस्टम की तरफ आना है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, जुडिशरी की तरफ अब हमारा सिस्टम जा रहा है, ठीक है। तो लेबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। लेबर थ्योरी का ये नहीं कि मुकम्मल लेबर थ्योरी कंप्लीट दे दी, लेबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया, और इसी लेबर थ्योरी की वजह से मार्क्सिज्म को भी बहुत सारा डाटा मिला है, एक बेस मिली है,
ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जॉन लूक की थ्योरी से आके अपना पॉइंट निकाले हैं। और लेबर थ्योरी की वजह से ही इसे फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसने लिबरल इकोनॉमी की बात की है। फॉर एग्जांपल, जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि हर बंदे में इक्वल डिवाइड होना चाहिए, ना किसी से ज़्यादा ना किसी से कम। ठीक है, अरस्तू ने कहा था कि नहीं, हर किसी की जो बॉडी वर्क काम करने की सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है, जो ज़्यादा काम करेगा वो ज़्यादा डिजर्व करता है। ठीक है, तो जॉन लूक भी यही कहते हैं कि आप जब नेचर की चीज़ों में अपनी जाके लेबर लगाते हो, कोई काम करते हो उसमें, तो आपका उस पर राइट बन जाता है। ठीक है, तो आप जितनी लेबर जिस चीज़ पे नेचर की चीज़ों पे लगाओगे तो वो आपकी ऑनरशिप में आ जाती है वो चीज़। ठीक है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाती है और हर किसी को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रखने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कहता है ज़मीन है ना किसी की, उसकी इतनी ज़मीन होनी चाहिए वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर सके, प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, अगर वो प्रोडक्शन उसके इस्तेमाल में भी आ रही हो, अगर वहाँ से होने वाली प्रोडक्शन अगर ज़ाया हो रही है, ठीक है, तो वो उसके राइट से ज़्यादा उसको है। सर इसको मज़ीद थोड़ा सा जैसे कीजिएगा, लेबर थ्योरी जो है इसने मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया, हाँ, कार्ल मार्क्स के लिए बेस प्रोवाइड की, लेकिन एक साइड पे ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है। तो ये दोनों नैरेटिव जो है वो एंटी नहीं है एक दूसरे के आगे, क्योंकि मार्क्स जो है वो कम्युनिज्म और सोशलिज्म की तरफ जाता है और लिबरलिज्म जो है वो एक कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसने मुकम्मल के बेस मुकम्मल आपको कहा है कि लेबर थ्योरी की मुकम्मल थ्योरी नहीं पेश की इसने। ठीक है, इसने कॉन्सेप्ट एक दिया है लेबर का। ठीक है, इसने कहा कि मतलब कि जो आप काम करते हो ना जाके फसलों में या दरख्त पे तोड़े हुए फल तोड़े हो, आपका उस पर लेबर ला कर है। हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क्स को इन्फ्लुएंस किया इसकी लेबर थ्योरी ने, जिसने आगे फर्दर कम्युनिज्म और सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है मार्क्स का, उसको नरिश करने में हेल्पफुल साबित हुआ। हेल्पफुल, क्योंकि हम पढ़ेंगे कि जो मार्क्स है ना उसकी राइटिंग्स में जॉन लूक का भी पूरा इन्फ्लुएंस है। जैसे जॉन लूक की हमें पढ़ें कि इसने होब्स के जो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, जैसे रोज़ो का आ जाएगा उस पर लूक और होब दोनों का इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी उनके बाद है, उसने पहले उनको पढ़ा है। ठीक है, पढ़ने के बाद अपनी एक सोच डेवलप की है, हालांकि वो डायरेक्ट एक दूसरे की एकेडमी से या कहीं नहीं हुए, जैसे कि अफलातून और अरस्तू का केस था। ठीक है, इसने मुकम्मल थ्योरी नहीं पेश की लेबर की, एक बेस सिर्फ बनाई है। लिबरल मतलब कि उसने लिबरलिज्म में इसलिए आ रहा है कि उसने कहा है जो जितनी लेबर करेगा, ठीक है, जितना कमा सकता है वो उसका है, लेकिन आप उसे ज़ाया मत करो। जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा ना, ठीक है, वो फिर गवर्नमेंट का हक है, वो फिर आपका नहीं है, वो दूसरों का आप राइट जो है वो ज़ाया कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। इसकी थ्योरी जो है वो एक मिक्स किस्म की थ्योरी है जिसने कैपिटलिज्म को भी फर्दर आगे इन्फ्लुएंस किया और मार्क्स को भी इन्फ्लुएंस किया। अगर हम इसको लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में लें तो ये कैपिटलिज्म जो है इसने कहा कि फ्री मार्केट होनी चाहिए, मतलब जो जितना कमाना चाहता है वो कमा सकता है, अपनी बॉडी लेबर जितनी वो लगाए उसके लिए ज़रूरी है। और अगर कम्युनिज्म की तरफ लेके इसको जाए तो मार्क्स के हक में अगर हम इसको आर्गूमेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उसने जब ये कहा कि ईच अकॉर्डिंग टू हिज डिज़ायर्स, और फिर जो उसका फर्दर होगा मजीद सरप्लस वैल्यू है वो स्टेट कैप्चर करे। वो स्टेट मतलब कि दूसरों का वो राइट है, उसने ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं किया कि स्टेट कैप्चर करे, वो अगर दूसरों का राइट है फिर वो मतलब इसने इस कॉन्सेप्ट में कि वो दूसरों का राइट है, इसने इन्फ्लुएंस किया मार्क्स को स्टेट और हाँ एग्जैक्टली वो कहता है ना कि हर किसी का बराबर जाओ, इससे ज्यादा वो दूसरों में आपने डिवाइड कर देना। लैंड है, एक खास लैंड होनी चाहिए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म पाकिस्तान में भी हुए थे। ठीक है, अगर 5 एकड़ से ज्यादा है तो 5 एकड़ से ज्यादा आपने अपने मजदूरों को देना। रशिया का कम्यून्स वाला कॉन्सेप्ट और चाइना का जो सिस्टम जो एग्रीकल्चरल में कम्यून्स उन्होंने बना दिया और फिर उन्होंने वो फार्मर्स में कम्युनिज्म ये नहीं कहता, वो एक लिमिट लगा देता है, लेकिन इसने कहा है कि आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपका जितना खर्चा है, फॉर एग्जांपल आपने जहाज रखा हुआ है तो आपने उसका फ्यूल भी तो पूरा करना है, उसके लिए आप करोड़ों रुपए मंथली कमाओगे तो उसका फ्यूल भी पूरा होगा, उसके पायलट को भी आपने देना है, क्रू मुकम्मल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोड़ कमा रहे हो तो बाकियों को देना शुरू, आप अपना खर्चा भी देखोगे। आज के दौर में अगर आप देखना इसको देखोगे तो ठीक है, अगर आप कह रहे हो 5 करोड़ कमा रहे हो तो उतला जो 4 करोड़ है वो फिर वेस्ट हो रहा है, आपके खर्चे से ज्यादा है। ठीक है, वो कहता है फिर दूसरों का राइट, ये जॉन लूक कहता है। मुकम्मल लेबर थ्योरी इसने नहीं दी, वो लेबर थ्योरी आके कार्ल मार्क्स ही बात करेगा। उसने कहा ये देखिए ये पॉइंट जॉन लूक ने उठाया था
हाँ जी, होने ही ये चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि गवर्नमेंट जब तक आपके राइट्स को, आपकी हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, आपको एक्सटर्नल डेंजर से भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, आपको इकोनॉमिकली भी कर रही है, उस टाइम तक गवर्नमेंट ठीक है। जब ये चीज़ें नहीं कर रही तो आपको हक कह के आप रिबिलियन जो है कर दो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिबिलियन कर दो, बगावत कर दो, ठीक है। उसके बाद देखी जाएगी जो भी हो। ये अवाम को कह रहा है कि अवाम का राइट है, रिबिलियन नहीं करोगे। इन्हीं थ्योरीज की बेस पे आगे रेवोल्यूशंस आए हैं, रेवोल्यूशन आ गया, और जो वोटिंग ठीक है। सिस्टम के तहत पोस्ट करने का गवर्नमेंट को कॉन्सेप्ट है, वो भी हम इसी से ले सकते हैं। वो रोज़ों में आएगा। इसने इंस्टीट्यूट्स की बात की है, इसने बेसिकली बात की है जो लेजिस्लेशन की, जुडिशरी की, और कहता है कि इन चीज़ों को मजीद चलाने के लिए ना स्टेट अफेयर्स के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस कौन से होने चाहिए ये उसने स्पेसिफाई नहीं किए। सॉवरेन के अगेंस्ट रिबेलियन का कॉन्सेप्ट इसने दिया। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये कहता है कि आपने अपने सारे राइट ना, हो क्या कहता है, आपने अपने सारे राइट जो है स्टेट को सरेंडर कर देने होते हैं, जो सोवरेन है उसको आ जाइए, अब उसकी मर्जी है जो जो मर्जी चीज़ें आपको दे, ठीक है। जॉन लू कहता है कि नहीं, कंसेंट होती है, ये चीज़ें, हाँ ठीक है, इस चीज़ों में आप डिसाइड करो, ये नहीं डिसाइड करोगे मैंने कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है, ये जो मेरी लिबर्टी है ये मेरी अपनी होगी, ठीक है। जो राइट्स आपने गवर्नमेंट को, सोवरेन को दिए हैं, अगर वो आपके प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, अपने जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं वो आपने सिर्फ देखे, नेचुरल राइट्स तो आपसे ले ही नहीं सकते, तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो आपको सोवरेन जो नहीं दे रहा, तो आपका राइट है, आप उसके खिलाफ रिबिलियन कर दो। ये बात हॉब्स ने बिल्कुल नहीं की, उसने कहा था नहीं, एब्सोल्यूट होता है मुकम्मल सरेंडर, इसने कहा नहीं आप रिबिलियन कर सकते हो, तो रिबिलियन की थ्योरी वहाँ से आ गई, आपने स्टेट, तो इन्हीं थ्योरीज की वजह से बादशाहों के खिलाफ उस टाइम अवाम निकली है, इनकलाब आए हैं, ठीक है। लूक और रोजो, इन दोनों की थ्योरी में हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, वो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है उनमें। रोजो तो है ही फ्रांस का, उसका असर ज़्यादा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, ठीक है, जॉन लूक की जो थ्योरीज हैं वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुई हैं। सबसे पहले यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, उन्होंने किया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में 15th और 14th अमेंडमेंट जो है, 5th और 14th अमेंडमेंट जो जॉन लूक की वजह से हुई है कि यू कैन कैरी द आर्म, ठीक है, आप असला उठा के मूव कर सकते हो। कौन से अमेंडमेंट? 5th एंड 14th अमेंडमेंट। और उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ 17 एंड 18 सेंचुरी, आपको बताया 17वीं 18वीं 17वीं जो रेवोल्यूशन आए हैं वो इनकी वजह से आए हैं, मेजोरिटी का रूल होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले जॉन लूक ने दी है। हाईली इंडिविजुअलिस्टिक था, इंडिविजुअल्स को इसने एज कंपेयर टू अपने सोवरेन ज़्यादा उसने वैल्यू दी है, ठीक है। और उसने कहा है कि लाज आप बना तो लेते हो, उन लाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 18th और 19th सेंचुरी के रेवोल्यूशन, 17 18 और उसके 3-4 पॉइंट क्रिटिसिज्म के वो भी लिख लें, तो रिकॉर्डिंग बंद करके एक दफ़ा ना फिर सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं करना होगा। अच्छा, क्रिटिसिज्म इसके आ जाता है ओवर ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक ऐसे ही नहीं कि वो तो सेल्फिश इतने नहीं होते जितने हॉब्स ने कहा है, ठीक है। ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, हर चीज़ों को पॉजिटिव साइड भी उसके देखता है, ठीक है। मतलब जैसे ऑप्टिमिस्ट का एंटोनम होता है पैसिमिस्ट, ठीक है। तो एम्बिगियस नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो कहते हैं जी ये एम्बिगुअस है, मशकूक है, मुकम्मल नहीं दिया। जो जिन्होंने तनकीद करनी होती है वो तो फिर इसी तरह की बातें करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो कि फादर ऑफ लिबरलिज्म की वजह से इस पे आता है कि जी ये वर्शिपर ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे है ना बहुत ज़्यादा भागने वाला बंदा, वर्शिपर जो कहते हैं, ज़्यादा जो प्रॉपर्टी की अपनी ज़्यादा पूजा करता है, ठीक है। प्रॉपर्टी को सबसे ऊपर रखता है, इसने अपनी थ्योरी में रखा है। जो जितना कैपेसिटी करेगा, जितनी अपनी लेबर अप्लाई करेगा, वो उतना हकदार है चीज़ों को रखने का। क्रिटिसाइज
किसने क्रिटिसाइज किया मतलब इस पे ओवरऑल क्रिटिसिज्म जो अगले फिलासफर आएंगे, जी जी ठीक है, उन्होंने क्रिटिसिज्म करना है इस पे।